नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर विनोद सैनी, वाइस प्रिंसिपल शेर जीबी पोद्दार कॉलेज नवलगढ़, राजस्थान की प्रथम कॉलेज पोद्दार कॉलेज नवलगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा ध्येय है डिग्री प्लस कंपटीशन, कॉलेज शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, ताकि वो अपने करियर को ऊंचाई तक लेके जा सके। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर। दोस्तों, प्रत्येक देश के संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है, एक भूमिका से होता है, जिसमें संविधान के मौलिक उद्देश्य और लक्ष्य निहित होते हैं। यही उद्देश्य सैद्धांतिक सिद्धांतों का शिलान्यास करते हैं तथा इन्हीं से संविधान की विचारधारा का निर्माण होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार उद्देश्य प्रस्ताव था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत होता है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति अगर होती है तो वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से होती है। संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1949। भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रस्तावना को लेकर विद्वानों के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट कथन अक्सर कंपटीशन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी जरूरी है। के मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। याद रखिएगा, के मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। इसके अलावा एम ए पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसके अलावा ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को विधान की आत्मा तथा विधान की कुंजी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। विद्वान का नाम आता है अर्नेस्ट बारकर ने इसे संविधान की कुंजी नोट कहा था। न्यायाधीश सुब्बाराव के अनुसार उद्देशिका संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है, ये भी आपको याद रखना है। बेरुवारी विवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती विवाद 1973 में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग स्वीकार कर लिया था। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत भारत की संसद भारत के संविधान में संशोधन करती है और न्यायपालिका का निर्णय यह था कि भारत की संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो मूल भावना या मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए यह आती है कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़ते हैं, याद रखिएगा, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 3 शब्द जुड़ते हैं वो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे जुड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से, और इसका अंतिम जो लाइन आती है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका की शब्दावली, इसकी विशेषताएं या इसके लक्षण क्या कहते हैं, उसके बारे में भी जानना अपने लिए जरूरी है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। तो याद रखिएगा, हम भारत के लोग का मतलब भारत की जनता से है। संविधान की निर्माता भारतीय जनता है। संविधान की शक्ति का स्रोत भी भारत की जनता है तथा प्रभु सत्ता का अधिवास भी भारत की जनता में पाया जाता है। आगे बात आती है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, अपनी मर्जी का मालिक है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। समाजवादी शब्द की बात आती है तो याद रखिएगा, समाजवादी जहां पर संसाधनों पर या उत्पत्ति के साधनों पर राज्य या सरकार का अधिकार होता है। पंथ निरपेक्षता, भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत अपने नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 15, 16, 28, 29, 30 पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट करती है। आपको यह भी याद रखना है, संविधान सभा में ब्रिजेश्वर नाथ या जिसको ब्रिजेश्वर प्रसाद के नाम से हम जानते हैं, ब्रिजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए बात आ रही है। लोकतंत्र या लोकतांत्रिक एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां पर जनता का शासन होता है, शासन की धुरी जनता होती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। गणराज्य ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दो रूप और आ रहे हैं। संवैधानिक राजतंत्र जहां पर राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, और दूसरे होते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य वो लोकतांत्रिक देश होते हैं जहां पर राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, फ्रांस। महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आता है कि भारत में गणराज्य शब्द का प्रयोग केवल प्रस्तावना में ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हम, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पे संविधान सभा की शब्दावली समाप्त होती है। तो बात आ रही है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। न्याय के तीन रूप है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में होता है। आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में भी होता है। सामाजिक न्याय एक इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती है जहां पर समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का, यानी कि जाति, धर्म, नस्ल, स्त्री और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। आर्थिक न्याय एक ऐसी व्यवस्था जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो तथा आर्थिक विषमता नहीं हो, गरीब और अमीर की खाई नहीं हो। यह स्थिति कहलाती है आर्थिक न्याय की स्थिति। राजनीतिक न्याय का मतलब है
सभी नागरिकों को शासन कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी कि देश के नागरिक बिना किसी भेदभाव के शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 325 और 326 इसी से संबंधित है। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात करती है। दोस्तों, स्वतंत्रता की बात आ रही है तो इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख हो रहा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो याद रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रही है तथा आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रही है। अवसर की समानता की बात आती है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल, अवसर का मतलब बिना किसी भेदभाव के राज्य की सेवा में भाग लेने की छूट, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 तथा आर्टिकल 39 इस बात का जिक्र करती है। इसके अलावा संविधान अंगीकृत होने की तिथि कौन सी थी, तो जिक्र हो चुका है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का उल्लेख भी किया गया है। आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य के तहत भी बंधुत्व का उल्लेख होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्रदान की गई है, वर्तमान में जो 6 है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन पर राष्ट्र हित में युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो अंतिम 3 शब्द आ रहे अपने सामने, उनका अर्थ भी आपके लिए जानना जरूरी है। अंगीकृत का मतलब होता है संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है संविधान को लागू करना, आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को संविधान सौंपना। ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली या उसके लक्षण या उसकी विशेषताएं। उसके बाद बात आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व, जो इसका सार है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 तत्व हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट आता है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता होती है। भारत की प्रकृति, तो भारत की प्रकृति की बात आती है तो आप याद रखिएगा, भारत एक संप्रभु देश है, समाजवादी देश है, पंथनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था वाला, राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिराज्य की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। जहां पर आगे चलते हैं, संविधान के उद्देश्य की बात आती है, पढ़ चुके हम। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा देश की एकता और अखंडता की इसमें बात आती है। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, आपको बताया मैंने 26 नवंबर 1949। ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैंने आपके सामने महत्वपूर्ण तथ्य रखने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।